उपस्थित सम्मानित मंच अपने वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अतिरिक्त विकासाधिकारी बिनमाल मांगाराम जी जाप, उकाराम जी परमार खोबाऊ असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चित्रवाना, स्थानीय विद्यालय के डायरेक्टर भावेश जी राजपुरोहित, प्रोफेसर CS भाटी साहब, परीक्षा के संयोजक सर भीमाराम जी, अतिरिक्त केंद्राधीश सर कमलाराम जी, कसन जी, पोनमाराम जी और जो भी समाज के यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं का एवं सामने बैठे विद्यार्थियों का इस प्रतिभा खोज के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। पहले जो उधर जो बच्चे बैठे हैं ना बालक, शांत हो जाइए। और जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये 1 साल के बाद में होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बातों में आपस में जाया न करके जो भी अपने यहाँ जो बातें बताते हैं उनको सुनो और ग्रहण करो। मैं पहले आपका परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम रणछोड़ा राम खाटाना, गांव बागली, इसी चित्रवाना ब्लॉक में आता हूं। मेरी शुरुआत भी अब तो काफी सुविधाएं भी हैं। पहले सुविधाएं वहां नहीं करती थी, नजदीक स्कूल वहां भी नहीं करती थी। गांव में प्राइमरी स्कूल थी 6 से 8, फिर अपने नजदीक में देवड़ा गया, फिर वहां से कोड़का, भीनमाल, कांसुर ऐसे करके अपनी जो स्कूली जीवन की, कॉलेज लेवल की अपनी जो परीक्षाएं की और अपनी जो कक्षाएं थी वहां उतरने की बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जिया है। एक पशुपालक परिवार में आप भी आते और मैं भी था। खुद से खाना बनाना कक्षा 9 से हमने बनाना शुरू किया था और जब तक नौकरी नहीं लगी ना तब तक हमने खुद बना के खाना खाया। तो वो संघर्ष वही काम आया। अब मेरी पहली जो BSTC की जो प्रतियोगी परीक्षा मैंने ही दी थी 2008 के अंदर शुरू हुई थी और 2008 के अंदर मैंने 509 नंबर टॉप, मतलब राजस्थान के टॉप 100 में मेरा नंबर आया था और डाइट मिली थी। और डाइट से मैंने BSTC कंप्लीट की और BSTC के साथ साथ में मैंने कॉलेज की जो BA होती है वो साथ में मैंने शुरू रखी। जैसे ही मेरी BSTC कंप्लीट हुई साथ में मेरी कॉलेज भी पूरी हो चुकी थी। बेरोजगार था उस समय, कांस्टेबल की भर्ती आई थी और कांस्टेबल की भर्ती के अंदर मैंने परीक्षा दी और 2011 के अंदर मेरा जालोर जिले से कांस्टेबल पद पर चयन हुआ। क्योंकि मेरे से पहले 2004 तक अपने देवासी बंधुओं का चयन हुआ। 2004 से लगा के 2011 तक जालोर जिले में किसी का कांस्टेबल पद पे चयन नहीं हुआ, कई भर्तियां निकल गई और एक साथ में हमारा 4 जनों का हुआ था। उसके बाद में कारोबार बढ़ता गया। आज तो काफी संख्या है, हर भर्ती के अंदर 2, 4, 5, 10 ऐसे निकलते रहते हैं और अपने अन्य जिलों में भी अपना चयन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। जैसे ही मेरे कांस्टेबल का चयन हुआ, मेरी BSTC कंप्लीट थी, ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ मिला, पीछे से मेरे क्या आ गई, ये विज्ञापन आ गया इसका 33 श्रेणी का। अब वहां पे ट्रेनिंग करें कि तैयारी करें शिक्षक की। लेकिन ट्रेनिंग में भी सुबह जल्दी उठना 4 बजे और 10 किलोमीटर दौड़ना, फिर शाम को नींद आती फिर भी तैयारी करना। तो उसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने तैयारी की और 2012 की भर्ती के अंदर 156 नंबर लाए और जनरल कैटेगरी के अंदर मेरा चयन हुआ। ये बताने का आवश्यक यही है कि आपको रुकना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है। फिर मेरे, क्योंकि मैं BSTC किया तो मेरा लेवल प्रथम पे चयन हुआ था।
उसके बाद में मैंने तैयारी जारी रखी। 2018 की आरपीसी की व्याख्याता भर्ती आई, उसके अंदर राजनीति विज्ञान से मेरा चयन हुआ और आज मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुनीबाली में पोस्टेड हूँ। उसके बाद में कॉलेज प्रोफेसर की थोड़ी तैयारी की, लेकिन मन से नहीं की। हम और जो उकाराम जी साथ में बाली साथ में रहे। उकाराम जी आज के चितलवाड़ा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं वहाँ लेक्चरर हूँ, दोनों साथ में रहे। अर्जुन जी जो बोर्ड का पॉलिटिकल जो बने वो भी मेरे साथ में रहे पार्टनर, तो वो इनको मिली है सांसोर कॉलेज मिली। तो कहने का मतलब आपको केवल जो भी पहली पोस्ट में जो भी पोस्टिंग मिलती है उनसे संतुष्ट नहीं होना है, संघर्ष करना है। संघर्ष का, क्योंकि हम तो उस कास्ट से आते हैं, हमारे जो पुरखे थे अपना गांव छोड़ के मालवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसा कोई राज्य नहीं देखा हो पशुओं को लेके। तो हमारे लिए कठिनाइयां कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए कोई ज्यादा सुविधा मायने नहीं रखती। हमें तो जो अभाव के अंदर भी प्रभाव दिखाना है, हमारी स्थितियां क्या है वो मायने नहीं रखती। आपका ध्यान एक ही रखना है कि मुझे तैयारी करनी है, कितना घंटा करनी है, जो भी अपनी समय सारणी बना लो और क्या बनना है वो भी दिमाग में ठान लो। और जो भी अपनी जो कोर्स चल रहा है, स्कूल स्तर का हो चाहे कॉलेज लेवल का हो, उन किताबों गहन तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मन से करें। और कुछ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से, मोबाइल से कुछ फायदे भी हैं ना, कुछ में अच्छी बातें भी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब अच्छी बातें हैं लेकिन हम धर्म कर नहीं पाते हैं। मोबाइल से दूर हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान है, अपने पड़ोसी जिला बाड़मेर के अंदर जिला की जो जिलाधीश है टीना डाबी, उनका परिवार, उनके माता पिताजी बड़े अफसर थे, उनके पास में सादा कीपैड वाला फोन था और पूरे भारत के अंदर सेकंड रैंक लाई थी। उसकी बहन उदयपुर में जिला कलेक्टर, दोनों बहनें बन गई। उनके पास में ये है ना एंड्रॉइड फोन नहीं था। ये सारी बातें हैं ऐसी, आज के समय में अगर कुछ जरूरत है तब मैटर मिल भी जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं सदुपयोग की बजाय दूसरी जो बातें हैं उसमें अपना व्यस्त टाइम हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है ना, इस मोबाइल से दूरी हो जाओ, 2 साल 4 साल भूल जाओ आप, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप क्या जो ठान लिया ना वो आपको सरकारी नौकरी में जिस पोस्ट पे जाना चाहते हो वो मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अपने जिस मंच में बैठे हैं ये उकाराम जी का मैं बता दूं, उकाराम जी की छोटी उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, और आपको पता है कि छोटी उम्र में डेथ होना और उनके माँ ने किस प्रकार पाला होगा, कितना बड़ा किया होगा, कितना खर्च करके पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। और उस विकट दौर के अंदर तैयारी करते हुए उन्होंने हरियाली स्कूल के अंदर इन्होंने जो भी है रहने करने की जो भी भली व्यवस्था थी, तो वहां से उन्होंने 12वीं क्लास की। उसके बाद में कॉलेज के अंदर झाड़ू रोज साल फिर तैयारी जारी रखी। सीधा इन्होंने पहली परीक्षा दी पटवार भर्ती, पटवारी के अंदर अच्छी रैंक से इनका चयन होता है, फिर भी नहीं रुकते हैं। फिर आती है तृतीय श्रेणी पर, इन्होंने भी बीएससी की हुई थी, लेवल फर्स्ट से संस्कृत डिपार्टमेंट से टॉप रैंक से इनका चयन होता है, फिर भी ये तैयारी जारी रखते हैं। फिर व्याख्याता भर्ती आती है, व्याख्याता भर्ती के अंदर संजोग ये होता है, इनका चयन तो अच्छी रैंक से हो जाता है, लेकिन शायद एमए का था, बीए का, एमए का इनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। एमए परीक्षा दे दी, समय ज्यादा हो गया, रिजल्ट आया नहीं, अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गया, लेकिन एमए के रिजल्ट नहीं आने की वजह से ये व्याख्याता भर्ती से उस चयन से दूर हो गए। तो इन्होंने फिर ये बहुत टेंशन आया, क्या करूं। तो फिर उन्होंने 2-4 दिन घर जाके वापिस आए। उन्होंने कहा कि अपने तो इसे ऊपर उठाना है, तो हमारे साथ घूम रहे थे, इतनी अच्छी मेहनत की और जनरल में टॉप रैंक से चयन होना, क्योंकि अपन इस बेल्ट में आते हैं सांसोर बेल्ट के अंदर, आपको पता यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलती ऐसे। अपने आस पास में बिश्नोई, जार या अदर जो भी कौम है वो अपने से बहुत आगे पढ़ाई में, तो उनसे ये आगे नंबर ला के चितलवाड़ा कॉलेज में लिए। एक अर्जुन जी गोड़ का है अपने इंडू, उनको सांसोर कॉलेज मिली। दोनों अपने समाज बंधुओं को मिलना राजनीति विज्ञान से कम बात नहीं है।
तो ये सब इनके पीछे कारण क्या रहा, इन्होंने अथक मेहनत की। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि आप आज अपना दिन यही है, क्योंकि दूर से आए, लेकिन कुछ बातें मुझे भी कहनी है, हो सकता है किसी को कड़वी भी लगे। इसलिए जो भी ये बच्चे हैं ना, जो लापरवाह हो रहे हैं, आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बालिका कितनी शांत बैठी है। अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो सबसे पहले जीवन में ये अपना लो, आप कमजोर है, बड़े पढ़ाई में कोई मायने नहीं रखता, आप डिसिप्लिन हो जाओ। अनुशासन में जितनी ताकत है ना, दुनिया में किसी भी ताकत, जो अनुशासित है ना, वो अंतिम में कोई भी मंजिल क्यों न हो, वो उसको पा ही लेता है। और कितना ही टैलेंट है और लापरवाह हो गया तो उसकी जीवन का है ना, उसका बर्बाद हो गया। इसलिए पहले अपने आप को अनुशासित बनाइए, अच्छी मेहनत करिए, और आपको कुछ अगर दिक्कतें हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। सामने अपने अनुभवी बैठे हैं, मांगाराम जी अतिरिक्त विकास अधिकारी भीमाल के अंदर लगे हुए अपने जॉब के, असिस्टेंट प्रोफेसर ये बैठे हैं, पीटीआई जी अपने सोनाराम जी ये तेतरोल के युवा। आपको बीपीएड वगैरह करनी है तो ये भी आपको जानकारी दे देंगे। और भी अपने यहाँ भीमाराम जी, गोवर्धन जी सीएसओ है, लादाराम टीचर है। किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक, शैक्षणिक कोई भी दिक्कतें आ रही है, सामाजिक, उनका निवारण या उनकी समस्याओं का सॉल्व करने की कोशिश ये करेंगे। केवल आपको सुनना ही नहीं है, अगर आपके अंदर से कुछ भ्रम है, कुछ बातें हैं, तो आप इनको शेयर कर सकते हो। क्योंकि इन परीक्षा आयोजित करने का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रतिभाओं में से क्या दिखते हैं, क्या करना है, ठीक है, मुझे किस पोस्ट पे जाना है, तो ये अपना मंच आपके लिए है। बाकी जगह जो मंच होते हैं उसमें क्या होते हैं, राजनेता भाषण वगैरह, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पार्टिसिपेट होना। इस बार तो आप 4-5 जनों ने बोला, अब की बार कम से कम हमारी संख्या कम होगी बोलने की, और आपको कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट को बोलना है। तो अब थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, कुछ वक्त पीछे रहे, तो मैं आपके इस उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। साथ में इस श्री नारायण मेमोरियल कॉलेज के डायरेक्टर भावेश राज पुरोहित भाटी साहब और अपने यहाँ लगे हुए भवरलाल जी का, सभी का मैं तहे दिल से समाज के नाते आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। हमारी श्री जेतेश्वर संकल्प ज्योति प्रतिभा खोज राज्य स्थित परीक्षा की टीम ने नियुक्त किए वक्तागण हमारे बीच में विराजमान है। असिस्टेंट प्रोफेसर उकाराम जी और वीडियो साहब मांगाराम जी से। अब मैं अगली कड़ी में मांगाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य पेश करेंगे। धन्यवाद। जेतेश्वर संकल्प ज्योति प्रतिभा खोज के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिभा खोज परीक्षा में पधारे हुए मनसा सिंह श्री उकाराम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इस कॉलेज के डायरेक्टर साहब, रणछोड़ जी, कृष्ण जी, आज की इस परीक्षा के संयोजक श्री भवरलाल जी, और इस परीक्षा की जो टीम पूरी जिसने रात दिन मेहनत करके जो भी पेपर बनवाए और परीक्षा आयोजित की, सीटिंग व्यवस्था की, उन सभी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों का करता हूँ कि आपने इतना धैर्य से बैठे हैं, सुबह से ठंड में आए हैं, मेरे हिसाब से खाना भी नहीं हुआ, नाश्ता ही हुआ है, फिर भी आपने इन वक्ताओं को सुना। मैं हालांकि मुझे वक्ता के रूप में ये नियुक्त किया, लेकिन हालांकि मुझे इतना अनुभव नहीं है, फिर भी मैं मेरे दिमाग में जो विचार है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रतिभा क्या होती है? प्रतिभा मतलब इंसान के अंदर विविध प्रकार की होती है, एक पढ़ाई ही प्रतिभा नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभा होती है। कोई खेल के अंदर आगे अव्वल रहता है, कोई गाने में होता है, कुछ अलग अलग गतिविधि के अंदर भाग लेने के गुण होते हैं। उस प्रतिभा को खोजने के लिए, उस प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह से ये आयोजन एग्जाम परीक्षाओं के किए जाते हैं, हर साल होते हैं।
तो जो भी इस टीम के द्वारा जो ये एग्जाम करवाई जा रही है उसको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस प्रकार की प्रतिभाओं का निखारने के लिए इस तरह के अवसर हैं प्रदान किए जाते हैं। प्रतिभा कई गांवों में छुपी हुई होती है और अपने को पता ही नहीं रहता है। एक छोटे सी गाड़ी के अंदर भी एक बालिका है, एक बच्चा है, वो आगे बढ़कर बहुत बड़ी किसी न किसी पद पर पहुंचता है, लेकिन उनको निखारा कब जाता है उसके लिए माध्यम होता है शिक्षा। शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे के अंदर जो सर्वांगीण विकास होना है वो विकास नहीं हो पाता है और उसमें कई बातें हैं वो अपने मन में ही रह जाती है। हर आदमी में प्रतिभा होती है लेकिन उनको आगे कब बढ़ा जाता है जब पढ़ाई करता है। तो अब पढ़ाई करेगा, हो सकता है वो कोई IAS भी बनेगा, IPS बनेगा, कोई IIT बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कुछ न कुछ तो बनेगा ही। मान लो लास्ट में अगर वो उसने कोई सरकारी सेवा नहीं भी ली तो उसको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं कि मेरे को नौकरी नहीं मिली है। फिर भी जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने बुक्स में पढ़ा है, वो ज्ञान आपके पूरे जिंदगी के लिए, आपके जिंदगी के काम आएगा। आपको हर पल पल आप कैसे बैठते हैं, कैसे आपके विचार हैं, कैसे आप किसके साथ में व्यवहार करते हैं, वो आपका शिक्षा है, वो आपके इसमें झलकेगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार के एक टारगेट लेकर नहीं चलेगा हमारे को तो नौकरी नहीं मिली नहीं, हम पढ़े क्या मतलब रहा, ऐसा नहीं सोचे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप संस्कारित शिक्षा लें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को नहीं भूलें। आजकल आप देखते ही रहते हैं कि बच्चे पढ़ लेते हैं फिर अपने माँ बाप के नाम को बदनाम करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप उस पढ़ाई को, उस शिक्षा को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, नकारात्मक दिशा में उस पढ़ाई का उपयोग नहीं, दुरुपयोग नहीं करें। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, पढ़ाई करके जो भी काम करें तो आपका नाम होना चाहिए कि फलाना व्यक्ति का लड़का या लड़की है, उसने ये काम किया है, और उनका वो नाम रोशन करना चाहिए, ताकि उनके आपके माँ बाप को भी गर्व होगा कि मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है वो फलाना जगह वो पोस्टेड है या वो काम कर रही है। बाकी शिक्षा के अंदर आपको आजकल हर तरह की गाइडेंस तो मिल रहती है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे कि स्कूली शिक्षा करते हैं 10वीं तक तो कर लेते हैं, फिर 10वीं करने के बाद में आपको सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, तो वहाँ आपको कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। मेरा निवेदन यही रहेगा कि जहाँ तक संभव हो तो आप ये टेक्निकल ऐसे सब्जेक्ट लें जैसे साइंस लो या कॉमर्स लो, ताकि आपको अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो आपको किसी जगह काम करने के कई अवसर मिलते हैं। आप एक कौशल युक्त शिक्षा लें ताकि आपको अपने पैरों पर खड़े हो सके, और आपकी आजीविका चलाने के लिए आपको प्राइवेट में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको नौकरी मिल जाएगी और आपको काम करने के अवसर मिल जाएंगे। और जिस पढ़ाई करते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचे कि आप जैसे कि मैंने 12वीं कर लिए, इतने पढ़ाई की, अभी तक नौकरी नहीं मिली, आगे क्या करूँ, तो आपको तो से नहीं होना है। खुद को मजबूत बनाएंगे, खुद मजबूत बनोगे, आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। जैसे कि बालिका ने अच्छा भाषण दिया है, इनका कॉन्फिडेंस था, बात यहाँ तक आई, इनके हाथ दूध रहे थे, लेकिन अब कल परसों नेक्स्ट जैसी भाषण देगी तो इसको वो स्टार्ट मिल जाएगी। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और बड़े सपने लें, कभी भी छोटे सपने नहीं रहे मुझे तो इतना ये वहां तक पहुंचना है, एक मास्टर बनना है या एक ग्रामसेवक बनना है या पटवारी बनना है या कांस्टेबल बनना है। सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखोगे तो आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सफलता हासिल करते हैं, शोर मचाते हैं। तो मेरा आपसे, बाकी तुकाराम जी भी आपको शिक्षा के बारे में आपको टिप्स बताएंगे, पढ़ाई कैसे करनी है, काफी समय भी हो चुका है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप एक तो टाइम का मैनेजमेंट करें और आप पढ़ाई पे कितना टाइम देते हैं उसी पे सफलता निर्भर करती है।
तो आप उसका समय प्रबंधन करते हुए पढ़ाई करें और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे आपको सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय वीडियो साहब मांगाराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई। सर मैं आपकी इस बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। 1 मिनट सभी प्रेक्षार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा, मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम रहा है। अब 1 मिनट के लिए मैं जाहिर करूंगा मेरे स्थानीय महाविद्यालय के जो 4 विद्यार्थी हैं, आज इस रविवार के दिन सरल स्वभाव के धनी, विनम्रता भाव के, सादगी के धनी असिस्टेंट प्रोफेसर, आदरणीय असिस्टेंट प्रोफेसर ओकाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य पेश करेंगे। राजकीय महाविद्यालय चितलवाड़ा में वर्तमान कार्यरत है। सर बोलिए श्री जतेश्वर भगवान की। मां शारदे के शरणों में सादर नमन। मनसासीन अतिथि, आदरणीय वीडियो साहब, मेरे मार्गदर्शक श्रीमान रणछोड़ जी, पाटिल साहब और समाज बंधु और प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यहाँ पर 2 स्तर के विद्यार्थी हैं मुख्य रूप से, स्कूल स्तर और कॉलेज स्तर। तो स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसे 9 से लेकर 12 तक आप स्कूल में पढ़ते हो, वो आपकी नींव है। तो नींव मजबूत होगी तो इसके जो मकान बनेगा वो बहुत ही सुंदर होगा। तो इस पाठ्यक्रम को आप गंभीरता पूर्वक पढ़ें और स्कूल टाइम के अलावा घर पे भी आप 5 से घंटे स्वाध्याय करें। और जो 12वीं में विद्यार्थी है उसके लिए अभी CUET UG उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 तारीख से शुरू हुए हैं, 30 तारीख लास्ट है। इसका एग्जाम मई में प्रस्तावित है और इस एग्जाम के माध्यम से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे DU है, JNU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो भी मतलब अलग अलग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। जब आप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ेंगे तो आप में से ही RS IAS पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में ये माने तो जो भी राजनेता है, बड़े बड़े अरुण जेटली जी और भी खूब है, और जो IAS है वो इन प्रतिष्ठित संस्थानों से भी पढ़कर बने हैं। तो इस संबंध में कोई भी गाइडेंस लेना चाहे CUET का जो एग्जाम है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी करूंगा, क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है। बाकी महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ें। जो भी आपके BA में, BSc में, BCom में जो सब्जेक्ट है उनका आप स्वाध्याय करें और अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि 7 दिन में वो आप सीरीज पढ़ते हो, उससे आप जो आपकी सब्जेक्ट है वो वीक रह जाती है और बाद में आपको खूब नुकसान होता है। हम देखते हैं कि जो RPSC की अभी वर्तमान में भर्तियां चल रही है, सीटें खाली रह रही है, 40% क्वालिफाई नहीं हो रहे। मैं आपको बताता हूँ कि जो राजनीति विज्ञान का अभी एग्जाम हुआ RPSC का, 225 सीटें थी और स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि सर सीटें बहुत कम है, 225 सीटें, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि आपका मुकाबला आपके स्वयं के साथ ही है, आपका मुकाबला आपके स्वयं के साथ ही है, बाकी किसी के साथ में नहीं है। और वास्तव में उस भर्ती में सब विद्यार्थी ही 40% क्वालिफाई कर पाए। तो आपको जो अपनी जो बेसिक सब्जेक्ट है उन पे खासकर फोकस करना है। बाकी सोशल मीडिया के बारे में जो बात हुई कि फ़ोन का उपयोग है कि नहीं है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है। हम ChatGPT को यूज़ करते हैं, कई प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में ये इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, इनका कोई उपयोग नहीं है। आपको मैंने खुद ने भी 2 साल के लिए फेसबुक वगैरह सब बिल्कुल बंद रखे थे और एंड्रॉयड फ़ोन तो नौकरी मिलने के बाद ही लिया था। पहली बात ये है, ये रणछोड़ जी साक्षी है हमारे। बाकी शिक्षा और संस्कार की जो वीडियो साहब ने बात बताई है कि शिक्षा और संस्कार, आपका नाम आपके माता पिता द्वारा गर्व से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके द्वारा जो ऐसा आचरण हो या करते हो जिसके कारण आपके माता पिता को नीचे देखना पड़े, उनका श्रम से सर झुक जाए, तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको बेहतर ढंग से संस्कार के साथ में शिक्षा को अर्जित करना है।
क्योंकि उड़ती हुई पतंगे जो चमकदार हैं वो अपने को अच्छी लगती है, परंतु उनका अस्तित्व है जो उनकी डोर पर निर्भर है। तो हमें शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक संस्कार है, हमारी सामाजिक संस्कृति है, उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक भाई ने जो बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ बोली, सिप सिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, चंद मेघों के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता। तो विद्यार्थी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आएगी, आपको नकारात्मक लोग भी मिलेंगे, हतोत्साहित भी करेंगे, परंतु आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, उनकी बातें सुननी है और उनका आचरण करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर रुकाराम जी और देववासी समाज के बुद्धिजीवी जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को इतना सौभाग्य मिला कि आपकी प्रतिमा की खोज किस तरीके से की जाए, उसकी परीक्षा आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया गया। इसलिए देववासी समाज का महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद, मैं आभारी हूँ।